मेरी माटी मेरा देश अभियान का कल दिल्ली में होगा समापन। प्रधानमंत्री समारोह में करेंगे शिरकत। प्रदेश सहित देश भर से अमृत कलश राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी। हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने संभाला पदभार। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा दौरे के दौरान जिला वासियों को दी कई सौगातें। सीएम ने 750 थेहड़ विस्थापित परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की घोषणा की। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह जारी। हरियाणवी संस्कृति के परिचायक समारोह में कलाकार कर रहे हैं लोगों का मनोरंजन। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई अमृत कलश यात्रा में देश भर से एकत्रित की गई मिट्टी के अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज से कर्तव्य पथ पर होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए इकट्ठा की गई मिट्टी को विशाल अमृत कलश में डालेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा। 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों को और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल फरीदाबाद जिले से एकत्रित की गई मिट्टी के 4 कलशों को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शहीदों के सम्मान में ये अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत देश भर से इकट्ठी की गई मिट्टी से दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास 7500 अमृत कलश से एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 766 जिलों से एकत्रित की गई मिट्टी को लेकर 20,000 युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस मिट्टी से कर्तव्य पथ पर दिल्ली में अमृत वाटिका बनेगी और 31 तारीख को देश के प्रधानमंत्री देश के अलग अलग कोनों से मिट्टी को लाने वाले 20,000 युवाओं को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पारंपरिक परिधान पहने स्वयं सेवक अपने साथ अमृत कलश लेकर कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। ये अमृत वाटिका कर्तव्य पथ के पास शहीदों की याद में समर्पित स्मारक पर तैयार होगी। वीरों की यह शहादत हमेशा देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर विधायक सीमा त्रिखा, एडीसी आनंद शर्मा सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के नए अध्यक्ष के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक में पार्टी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को नए प्रदेश अध्यक्ष और ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर नियुक्ति पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने पार्टी के गठन और संगठन पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण का अपना संकल्प दोहराया और कहा कि ये सरकार हर वर्ग के हित के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा सीएम ने 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मिशन वर्ष 2024 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाकर रखना होगा। हुई है और मैं इनको भी शुभकामना देता हूं और पूरा एक भरोसा है कि जैसे संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जिस भी प्रकार की सहयोग सहायता की आवश्यकता होगी पूरा किया जाएगा
और तीनों चुनाव की हमारी तैयारी है, हम चुनाव को जीतेंगे। मैं नायब श्रेणी से कहना चाहूंगा, अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटने, उनके विश्वास को मत टूटने। चालाकियों से भरे हुए लोग सत्ता के निकट आएंगे, सत्ता में से लाभ भी लेंगे, लेकिन ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस कार्यकर्ता का भरोसा बना के रखना, इस कार्यकर्ता का विश्वास जीत के रखना। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 10 सीट जीतने का संकल्प रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह भाजपा में ही संभव है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ा दायित्व मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मिसाल हैं। ये किसी और संगठन में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही भाजपा की पूंजी है। ऐसी पूंजी किसी और दल के पास नहीं है। का काम आप सबके आशीर्वाद से, जो इस मंच के ऊपर टीम दिया, इनके आशीर्वाद से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे, वो वाक्य हमारा प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास। पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, ऐसी पूंजी किसी दल के पास नहीं है। और यहाँ सबको उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार जरूरत है सिर्फ धैर्य की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अपने सिरसा दौरे के दौरान जिला वासियों को कई सौगातें दी। सबसे पहले थेहड़ विस्थापितों को हरियाणा सरकार ने दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया। सीएम मनोहर लाल ने 750 थेहड़ विस्थापित परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की घोषणा की। साथ ही प्लॉट पर घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री सिकंदरपुर गांव में राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अनाज मंडी में भी दौरा किया और किसानों व मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों को अब मार्केटिंग बोर्ड में ही समायोजित किया जाएगा और मंडियों की मेंटेनेंस का जिम्मा भी मार्केटिंग बोर्ड को दिया जाएगा। इस मार्केट कमेटी के डेवलप करने की, तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही हैं, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी, हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5-7 करोड़ तो ये अपने पास है। 210 दुकानें बनते उसकी ऑक्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइट, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई दे जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत, एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। वहीं मुख्यमंत्री ने रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा सर साईं नाथ के नाम से होगा और जल्द ही सिरसा में मेडिकल कॉलेज में निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। जनवरी महीने में वो खुद सिरसा में मेडिकल कॉलेज की नींव पत्थर रखने आएंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी में 100 बेड का पुनर्वास केंद्र बनाएंगे। सीएम ने नागरिक अस्पताल में बने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और उन्होंने केंद्र में उपचार करवा रहे मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा सरकार के 9 साल पूरा होने पर 9 सवाल पूछने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना होता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कारनामे सबके सामने हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह के तीसरे दिन भी बड़ी धूम रही। हरियाणवी संस्कृति के परिचालक रत्नावली के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए दर्शक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 28 से 31 अक्टूबर तक रत्नावली समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
समारोह के तीसरे दिन आज NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फिल्म अभिनेता सुधीर पांडे, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के निदेशक जगबीर राठी और प्रसिद्ध सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर अनूप लाठर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी ने कहा कि रत्नावली में युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। समारोह में शामिल हुए हरियाणवी संस्कृति से जुड़े लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जिससे एक ही जगह हरियाणवी संस्कृति के दर्शन होते हैं। रत्नावली आज अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। सारे बच्चों का अपना हुनर दिखाने का एक मौका है और हरियाणा की संस्कृति को जानने के लिए और समझने के लिए भी बहुत अच्छा आयोजन है। बहुत गजब का माहौल है और ये सम्मान और स्वागत के लिए मैं आभारी हूँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, सचदेवा जी का, महासिंह जी का। और ये एक बड़ा अद्भुत दृश्य मेरे सामने है और यहाँ की कला और ये जो फाइन आर्ट्स के लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं और अर्न वाइल यू लर्न वाला जो ये एक फिलॉसफी है, ये बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाना चाहिए। रत्नावली हरियाणा की संस्कृति का महाकुंभ है और ये हमारी संस्कृति का यज्ञ है। इसमें सभी को अपनी अपनी आहुति डालनी है। हम भी अपनी आहुति डालने के लिए इस यज्ञ में आए और इतना बढ़िया समागम, इतना विशाल समागम देश में इस तरीके का और कहीं नहीं होता है। गादरी का ब्यास उत्साह बहादुर नृत्य चीजा गीत गाती जार लोबा लाकड़ी चुगलिया सब अपने अपने फील्ड में ऐसा रंगत ला रखी है कि हरियाणा पर नाज होता है। खास तौर से डॉक्टर साहब ने जो काम शुरू किया था, मां सिंह पुनिया जी का ऐसा समर्थन किया है कि रत्नावली तो भाई हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, सारी दुनिया के नक्शे में हमारे हरियाणा की शान बन गया है। जय हरियाणा। रत्नावली में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने बताया कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले इस समारोह के माध्यम से उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने समझने का अवसर मिलता है। रत्नावली में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा की संस्कृति में ऐसा पहनावा होता था, इस तरह का डांस किया जाता था। ऐसा ये जो हरियाणवी डांस होता है ये पहले हुआ करता। अब ये रत्नावली जो महोत्सव हो रहा है, ये हमारी जो हमारे अंदर का टैलेंट है, जो पहले डांस हुआ करता था वो अब बाहर लाया जा रहा है कि भाई ये ऐसे पहले ये हुआ करता था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आज देश में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो हरियाणा से अछूता हो। सरकार के स्तर पर इंडस्ट्रीज को बेहतर सहयोग कैसे किया जाए, इसके लिए निरंतर नीति निर्धारण का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में संचालित औद्योगिक संस्थानों का मानना है कि हरियाणा से बेहतर व सुरक्षित व्यापार का माहौल किसी राज्य में नहीं है। वो कल गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्किंग ग्राउंड में MSME निदेशालय व फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो व जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा आयोजित जिला व्यापार मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी निवेशक किसी प्रदेश में इन्वेस्ट करने से पहले वहां व्यापार अनुकूल वातावरण के साथ वहां ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देता है। हरियाणा के छोटा प्रदेश होने के बावजूद आज यहां 11 एक्सप्रेसवे हैं। यही हमारी एडवांटेज है जिसमें और बढ़ोतरी करने व पहले से मौजूद इंफ्रा को और बेहतर करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा 7 मंजिला वेयर हाउस गुरुग्राम जिले में फ्लिपकार्ट द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं चीन के बाद छोटे फोन की बैटरी का सबसे बड़ा संयंत्र जिला नूह में लगाया जा रहा है। आज जो सेक्टर हरियाणा से संबंध नहीं रखता उसमें भी तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। एरो डिफेंस इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने आज यमुनानगर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यमुनानगर में स्थापित होने वाले 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और केंद्र से मंजूरी आ चुकी है। इसके लिए यमुनानगर में जमीन पहले से ही मौजूद है। जल्दी ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। फ्री बिजली के मुद्दे पर रणजीत सिंह ने कहा कि ये लोगों को बहकाने वाली बात है। सरकार को थर्मल से 5 रुपए में प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है और किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर फ्री बिजली के मुद्दे पर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है तो इसी दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए, वहां आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई। वास्तव में इस नारे पर वोट नहीं मिलते। हरियाणा की स्थिति पावर में देश में सबसे अच्छी है, लाइन लॉस सबसे कम है।
का जो प्रोडक्शन रेट है हमारी पावर का वो 5 रुपए पर यूनिट आता है। बाहर से हम बिजली लेते हैं, जब शॉर्ट टाइम लेते हैं तो 8 रुपए 9 रुपए भी लेते हैं, हमें 10.25 रुपए भी ली। जब पीछे हमारे पावर स्टेशन पानी में डूब गए थे अम्बाला यमुनानगर, तो हमें तब लेना पड़ता है। कहीं भी नहीं है। सबसे बढ़िया अगर कोई इस मामले में जा रहा है, बंगाल बढ़िया कर रहा है, महाराष्ट्र बढ़िया कर रहा है, गुजरात आज कहीं भी फ्री नहीं है। एक केजरीवाल जी का मामला है, उन्होंने पंजाब में कर दिया। अगर इस नारे पे भी वोट मिलते तो गुजरात में, हिमाचल में मिलते, पहले इलेक्शन हो गए। ये बेकार की बात है। आप फ्री किसी को दे ही नहीं सकते। 140 करोड़ आबादी है। उन्होंने कहा कि 4 साल से हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें चल रही हैं, लेकिन आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनेलो का वोट बैंक जेजेपी ले गई। जेजेपी अब राजस्थान और हरियाणा में भी घूम रही है। इनेलो फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन चुनाव आने पर जनता तय करेगी किसके मतदाता कौन सी पार्टी के साथ हैं। उसके बाद अपना घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो तो जनता बताती है कि इसके साथ कितना है। पर इनेलो का आधार तो जेजेपी लेके चला गया, तो इनेलो तो कहीं है भी नहीं। अब जेजेपी का तो लोग बताएंगे ना जी कितना वोट आता है, पहले कितना 14% है, अब कितना तय बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं, लोग तय करते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल होता है इंग्लैंड में, जब पता लगता है कि लोग किसके साथ हैं, कौन बनेगा, तो ये जो सब चीजें हैं ये इलेक्शन में ही पता लगेगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। जेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा की जेल देश की सभी जेलों में बेहतर है। बाकी जेलों में कभी सुरंग बनाने, कभी कोई असामाजिक कार्य होने की सूचनाएं मीडिया से आती रहती हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई बात नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राज्य में वर्ष 2026 में नया परिसीमन लागू हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में लगभग 125 विधानसभा क्षेत्र बन जाएंगे। विधानसभा भवन के अंदर फिलहाल केवल 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, इसलिए सरकार ने अभी से 2026 की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज करनाल के घरोंडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है, जिससे करीब 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 9 साल के कार्यकाल में सरकार का प्रयास रहा है कि पूरे प्रदेश में एक समान विकास और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये सब कर दिखाया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया है। अगर खिलाड़ी पूरा दिन खेलों में मगन रहेगा तो उसका ध्यान नशे की ओर नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने उसके तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है और अब युवा पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार, हमारी जो विधानसभा है वो तीसरी है जो पूरी तरह से ई विधानसभा बनी, जिसका परिणाम लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया हर साल जो कागज पर खर्च होता था वो उसकी बचत हुई। और मैं ये समझता हूँ कि कागज की बचत का मतलब ये है कि पर्यावरण, क्योंकि कागज बनाने के लिए पेड़ कटते हैं और अगर कागज की आवश्यकता नहीं होगी तो पेड़ काटने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। एक बड़ा निर्णय हमने किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और उनके स्मरण में हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान सभी नागरिकों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। यह सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग की जन भागीदारी सतर्कता पहलों में से एक है। वहीं दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान पहुंचे अधिकारी एवं वक्ताओं ने भ्रष्टाचार से दूर रहने और ईमानदारी एवं कर्मठता से अपना काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के प्रमुख सुमित गोयल ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने स्तर पर ईमानदारी दिखाएंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता अवश्य मिलेगी। रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं प्रतिदिन के, तो उस हिसाब से आपको ये फील होना चाहिए कि क्या मैंने आज 10,000 का या 5,000 का काम करा है। आप आ गए ऑफिस में तो आप ईमानदार हो गए,
और दूसरा जो नहीं आया वो नहीं ईमानदार हो। सरकार ने आजकल वो बायोमेट्रिक लगा दिया है, तो आपको आके अंगूठा 9:30 लगाना है और फिर 6 बजे लगाना है। उससे आपकी जो है रूल रेगुलेशन फॉलो हो गई, लेकिन जो ईमानदारी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। ईमानदारी तो आप ऑफिस में आके जिस बात की तनख्वाह ले रहे हैं उतना वो कार्य करेंगे तो पूरी होगी। नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सोनीपत के अटेरना गांव के किसान कंवल सिंह चौहान के संघर्ष की जमकर तारीफ की। किसान कंवल सिंह ने मन की बात में अपना जिक्र आने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए एक आम आदमी को भी खास बना देते हैं। बता दें कि कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना को बेबी कॉर्न फसल उत्पादन में अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका चुके हैं। अब वो धान की खेती की बजाय फसल विविधीकरण को अपनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कंवल सिंह ने एक फूड प्रोसेसिंग की कंपनी भी शुरू की है जिसमें तकरीबन 500 महिलाएं काम कर रही हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी रासायनिक खादों का कम प्रयोग करने और फसल विविधीकरण को अपनाने की अपील की। गौरतलब है कि 2019 में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्नीस 1980 में मैंने खेती शुरू की। पहले बासमती धान की खेती शुरू की, अच्छी किसानों को आमदनी हुई। 1985 में बीमारी लगनी शुरू हो गई, किसानों की आमदनी घट गई। 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की, मधुमक्खी पालन शुरू किया, मशरूम की खेती शुरू की। इसलिए 2003 में मुझे उपायुक्त सोनीपत ने चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया 15 अगस्त 2003 को। और इसी क्रम में मुझे बहुत से पुरस्कार मिलते रहे, मेरा उत्साह बढ़ता रहा और मैं खेती को आगे बढ़ाता रहा। और 2019 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 16 मार्च 2019 को मुझे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरा नाम लिया, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा और मैं खेती में लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहा, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहा। और किसानों की आमदनी मैंने दुगनी तिगनी नहीं, कभी चौगुनी आमदनी किसानों की यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि जो किसान यहाँ बेबी कॉर्न की और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, साथ में टमाटर की खेती करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमने एफपीओ बनाकर प्रोसेस यूनिट लगाई है। प्रोसेस यूनिट का माल देश और विदेश के बाज़ारों में जाता है। जब विदेश में मांग बढ़ती है तो यहाँ रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इससे किसान को बहुत फ़ायदा हुआ। बेबीकॉर्न से यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, इनकी आमदनी बढ़ी। पहले यहाँ धान और गेहूं की खेती होती थी, परंतु बेबीकॉर्न लगाने से एक ही फसल में इतनी आमदनी होने लगी जितनी दोनों में होती थी। इसलिए किसान ने यहाँ बेबीकॉर्न नहीं छोड़ा। कई बार बेबीकॉर्न सस्ता हो जाता है, बेच भी नहीं पाते। कोरोना काल में काफ़ी परेशानी किसानों के सामने आई, परंतु किसानों ने यहाँ बेबीकॉर्न उगाना नहीं छोड़ा और अटेरना गाँव इंटरनेशनल लेवल पर एक बेबीकॉर्न का गाँव बन गया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत ने ये भी कहा है कि इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होता तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को आंशिक रूप से स्थापित किया है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर ये जानकारी दी। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। सरकार परिवारों की चिंताओं को पूरी तरह से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, जो एक कंपनी के कर्मचारी के तौर पर वहां काम कर रहे थे। इन्हें 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे कतर में सजा पाए पूर्व नौसेना के सैनिकों को राहत मिल सके। Monday when I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel.
आर्थिक अपराधों पर वैश्विक सहयोग पर 3 दिन के वैश्विक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित करते हुए दुनिया से अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सहयोग की अपील की। वित्त मंत्री ने कहा कि गैर कानूनी वैश्विक कारोबार से संबंधित जानकारियों को समय पर साझा करना जरूरी है, जिससे कि उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तस्करी के खिलाफ रोकथाम उपायों के साथ साथ अपराधियों में डर पैदा करना भी बहुत जरूरी है। Particular area in which I would think this global conference on cooperation in enforcement matter should give a lot of workable ideas. It is important for all governments to know how to deter smuggling, how to deter activities which are endangering our wild fauna and flora, how to deter activities where networked groups think the small fries can be sacrificed. Police or the customs authority can catch hold of the small, but the larger fish which is behind, the brain behind, is never going to be caught. दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति का 73वां सत्र आज से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक में ACAR के अगले क्षेत्रीय निदेशक का नामांकन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण का पालन करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से बढ़ा रहा है। भारत एक होलिस्टिक तरीके से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को पाने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि हर व्यक्ति को सस्ती गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए लोगों को उनके घर के पास चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा रहा है। 24 अक्टूबर तक 21 करोड़ लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गए हैं। 110 million footfalls. The impact of resounding with individuals availing free drugs of over 1,830 million times and diagnostic services over 873 million times. Additionally, 26 million wellness sessions have been conducted, engaging more than 306 million people. The entire network of health and wellness centers is fortified by the digitalization and dedicated portals. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर NHAI को 30 एकड़ जमीन मुफ्त देने की पेशकश करके इस भूमि पर खेड़की दौला टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेड़की दौला टोल प्लाजा NH48 पर गुरुग्राम क्षेत्र में यातायात वाहनों का जाम लगता रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खेड़की दौला का टोल प्लाजा बदलकर पंचगांव गांव में एक नया टोल प्लाजा स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 30 एकड़ जमीन मुफ्त में देने की पेशकश की है। यह रणनीतिक यातायात प्रवाह को सुगम व सुविधाजनक बनाने और गुरुग्राम शहरी समूह में वाहनों की भीड़भाड़ को कम करने में मददगार होगी। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को आश्वासन दिया है कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी प्रक्रिया को त्वरित और कुशल गति से परिवर्तन सुनिश्चित करने व अपनी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द NHAI को भूमि हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। इस कदम से मौजूदा यातायात बाधा का समाधान होने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।